इंडिया, रंगों, इतिहास और संस्कृतियों का देश। साउथ एशिया में इसकी जगह बहुत इंपॉर्टेंट है। दुनिया की सबसे ऊंची पहाड़ियां हिमालय इसके नॉर्थ में पहरेदार की तरह खड़ी हैं। इस ज्योग्राफी ने इसके डेस्टिनी को बनाया है। वेस्ट में पाकिस्तान है जो कभी इसका ही हिस्सा था। ईस्ट में बांग्लादेश और म्यांमार इसकी बॉर्डर शेयर करते हैं। नॉर्थ में चाइना, नेपाल और भूटान है। श्रीलंका एक आइलैंड नेशन इंडियन ओशन में इंडिया के साउथ में आंसू की बूंद की तरह है। ये देश सिर्फ पड़ोसी नहीं है, ये ट्रेड, कल्चर और कभी कभी कॉन्फ्लिक्ट के जरिए सदियों से इंडिया से जुड़े हैं। ये सब मिलकर साउथ एशिया की रंगीन तस्वीर बनाते हैं। इंडिया की लोकेशन पुराने ट्रेड रूट्स का क्रॉस रोड्स रही है। ईस्ट और वेस्ट को जोड़ने वाला सिल्क रूट इसके नॉर्दर्न रीजन से गुजरता था। इससे प्रॉस्पेरिटी और कल्चरल एक्सचेंज आया। स्पाइसेस, कपड़े और नॉलेज इसके पोर्ट से होते हुए जाते थे। अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल दुनिया के लिए इसके दरवाजे रहे हैं। इस यूनिक जियोग्राफी ने इंडिया की पहचान बनाई है। ये एक ऐसा देश है जहां पुराना नए से मिलता है। पुरानी ट्रेडिशंस मॉडर्न एस्पिरेशंस के साथ रहती हैं। इंडिया की कहानी इसके रेजिलियंस और एंड्यूरिंग स्पिरिट को दिखाती है। जरा सोचो, जब वेदों का पहली बार उच्चारण हुआ था, उस समय की कल्पना करो जब ऋषि मुनियों ने इन पवित्र मंत्रों को जंगलों और आश्रमों में गाया था। ये मंत्र जो आज भी गूंजते हैं, उस समय की गूंज है जब मानवता ने पहली बार दिव्यता को महसूस किया था। ये हिंदू धर्म की शुरुआत थी, एक ऐसा धर्म जो न केवल पूजा पद्धतियों में बल्कि जीवन के हर पहलू में समाहित था। देवताओं की पूजा, यज्ञ और अनुष्ठान, ये सब उस समय के समाज का अभिन्न हिस्सा थे। ये इंडियन जमीन से उठा और इसके फिलोसॉफिकल और स्पिरिचुअल लैंडस्केप को बनाया। इस भूमि ने न केवल भौतिक बल्कि आध्यात्मिक और दार्शनिक दृष्टिकोण से भी समृद्धि पाई। संस्कृत इन एंशिएंट स्क्रिप्चर्स की भाषा इंटेलेक्चुअल लाइफ का आधार बनी। इस भाषा ने ज्ञान और विज्ञान के विभिन्न क्षेत्रों में योगदान दिया और इसे एक उच्च स्थान दिलाया। इसने एक रिच लिटरेरी ट्रेडिशन को जन्म दिया। संस्कृत साहित्य में महाकाव्य, नाटक और काव्य का विकास हुआ, जिसने भारतीय संस्कृति को एक नई दिशा दी। रामायण और महाभारत जैसे एपिक्स आए जिन्होंने जनरेशंस की इमेजिनेशन को कैप्चर्ड किया। ये महाकाव्य न केवल कहानियां हैं बल्कि जीवन के गहरे सत्य और नैतिक मूल्यों का प्रतिबिंब हैं। लेकिन इंडिया की स्पिरिचुअल खोज हिंदू धर्म के साथ खत्म नहीं हुई। इस भूमि ने हमेशा से ही आध्यात्मिकता की खोज को प्रोत्साहित किया है। इसकी धरती से बौद्ध धर्म और जैन धर्म भी निकले। ये धर्म जो अहिंसा, करुणा और आत्मसंयम पर आधारित हैं, ने भारतीय समाज को एक नई दिशा दी। गौतम बुद्ध, जिन्हें एनलाइटेंड वन कहा जाता है, ने दुहक से मुक्ति, निर्वाण का रास्ता बताया। उनके उपदेशों ने लाखों लोगों को जीवन का नया मार्ग दिखाया। महावीर, जैन धर्म के आखिरी तीर्थंकर, ने अहिंसा और सेल्फ डिसिप्लिन पर जोर दिया। उनके सिद्धांतों ने समाज में नैतिकता और आत्मसंयम की भावना को प्रबल किया। ये धर्म दूर दूर तक फैले और एशिया और उसके बाहर अपनी छाप छोड़ी। भारतीय संस्कृति और धर्म ने विश्व भर में अपनी पहचान बनाई। इस पीरियड में पावरफुल एम्पायर्स का उदय हुआ। इन साम्राज्यों ने न केवल राजनीतिक बल्कि सांस्कृतिक और सामाजिक दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण योगदान दिया। मौर्य साम्राज्य ने अशोक महान के नेतृत्व में ज्यादातर इंडियन सबकॉन्टिनेंट को एक किया। अशोक का शासनकाल भारतीय इतिहास का एक महत्वपूर्ण अध्याय है। युद्ध की भयावहता देखने के बाद अशोक का बौद्ध धर्म अपनाना शांति के प्रति इंडिया की कमिटमेंट को दिखाता है। अशोक ने अपने जीवन को शांति और अहिंसा के मार्ग पर समर्पित कर दिया। उन्होंने अहिंसा अपनाई और धर्म का संदेश अपने विशाल साम्राज्य में पिलर्स पर कार्व्ड एडिक्ट्स के जरिए फैलाया। ये स्तंभ आज भी अशोक की महानता और उनके संदेश को दर्शाते हैं। गुप्त साम्राज्य, जिसे इंडिया का स्वर्ण युग कहा जाता है, में कला, विज्ञान और साहित्य का विकास हुआ। इस युग ने भारतीय संस्कृति को एक नई ऊंचाई पर पहुंचाया। डेसिमल सिस्टम, जीरो का कंसेप्ट और एस्ट्रोनॉमी और मेडिसिन में एडवांसमेंट्स इसी एरा में हुए। इन आविष्कारों ने विश्व भर में विज्ञान और गणित के क्षेत्र में क्रांति ला दी। ये इंटेलेक्चुअल प्रोग्रेस इंडियन सिविलाइजेशन की पहचान बन गई। भारतीय विद्वानों ने अपने ज्ञान और बुद्धिमत्ता से विश्व भर में अपनी छाप छोड़ी। उनके योगदान ने मानवता को एक नई दिशा दी और भारतीय सभ्यता को एक अद्वितीय स्थान दिलाया। इस्लाम के आने से इंडिया की कहानी में एक नया चैप्टर शुरू हुआ। 13वीं सदी में स्थापित दिल्ली सल्तनत ने इंडिया के कुछ हिस्सों में मुस्लिम शासन की शुरुआत की। 16वीं सदी में बाबर द्वारा स्थापित मुगल साम्राज्य ने इंडिया के कल्चरल और आर्किटेक्चरल लैंडस्केप पर एक अमिट छाप छोड़ी। मुगल बादशाह
खासकर अकबर महान को हिंदुओं और मुसलमानों के बीच हार्मनी बढ़ाने के एफर्ट्स के लिए याद किया जाता है। अकबर का दरबार कल्चर्स और रिलीजन्स का मेल्टिंग पॉट था, जो एक प्लूरलिस्टिक सोसाइटी के उनके विजन को रिफ्लेक्ट करता था। उन्होंने नॉन मुस्लिम्स पर लगने वाला जजिया टैक्स खत्म किया और इंटरफेथ डायलॉग को बढ़ावा दिया। इस पीरियड में इस्लामिक और हिंदू कलात्मक ट्रेडिशंस का फ्यूजन हुआ। ताजमहल मुगल वास्तुकला का एक मास्टरपीस इस कल्चरल सिंथेसिस का प्रमाण है। इसका इंट्रिकेट मार्बल का काम, कैलीग्राफी और गार्डन्स इस्लामिक और इंडियन एस्थेटिक्स के हार्मोनियस ब्लेंड को दिखाते हैं। 18वीं सदी में मुगल साम्राज्य के डिक्लाइन ने रीजनल पावर्स के उदय और अंततः यूरोपियन कॉलोनियल फोर्सेस के आने का रास्ता साफ किया। हालांकि इस एरा की विरासत इसके आर्किटेक्चरल मार्वल्स, रिच लिटरेचर और सिंक्रेटिक कल्चर के साथ इंडिया की पहचान को शेप करती रहती है। सेक्शन 4, यूनियन जैक के नीचे ब्रिटिश राज और उसकी विरासत। ब्रिटिश राज का इतिहास एक जटिल और बहुआयामी कहानी है, जो भारत के हर कोने में अपनी छाप छोड़ गया है। 17वीं सदी में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का आना इंडियन हिस्ट्री में एक टर्निंग पॉइंट था। इस कंपनी ने व्यापार के बहाने भारत में प्रवेश किया और धीरे धीरे अपनी पकड़ मजबूत की। जो एक ट्रेडिंग वेंचर के रूप में शुरू हुआ, वो धीरे धीरे पॉलिटिकल डोमिनेंस में बदल गया। व्यापारिक चौकियों से लेकर राजनीतिक सत्ता तक ब्रिटिशों ने हर क्षेत्र में अपनी पकड़ बनाई। 19वीं सदी के मध्य तक ब्रिटिश क्राउन ने इंडिया का डायरेक्ट कंट्रोल ले लिया, जिससे ब्रिटिश राज का एरा शुरू हुआ। इस समय तक भारत पूरी तरह से ब्रिटिश शासन के अधीन आ चुका था। ब्रिटिश राज इंडिया के एडमिनिस्ट्रेटिव, इकोनॉमिक और सोशल स्ट्रक्चर्स में सिग्निफिकेंट चेंजेस लाया। उन्होंने नए कानून बनाए, प्रशासनिक ढांचे को पुनर्गठित किया और आर्थिक नीतियों को अपने फायदे के लिए ढाला। अंग्रेजी भाषा का महत्व बढ़ा, रेलवे बनाई गई, जिससे भारत के विभिन्न हिस्सों को जोड़ा गया। शिक्षा के क्षेत्र में भी कई बदलाव आए और नए स्कूल और कॉलेज स्थापित किए गए और नए एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस स्थापित किए गए। इन संस्थानों ने भारतीय समाज में एक नई सोच और दृष्टिकोण को जन्म दिया, लेकिन यह सब ब्रिटिश हितों के अनुरूप था। हालांकि ये पीरियड एक्सप्लॉयटेशन, इकोनॉमिक ड्रेन और इंडियन इंडस्ट्रीज के सप्रेशन से भी मार्केट था। भारतीय उद्योगों को दबाया गया और ब्रिटिश उद्योगों को बढ़ावा दिया गया। 20वीं सदी की शुरुआत में इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट ने मोमेंटम हासिल किया। भारतीय जनता ने ब्रिटिश शासन के खिलाफ आवाज उठाई और स्वतंत्रता की मांग की। महात्मा गांधी जैसे नेता उभरे, जिन्होंने ब्रिटिश शासन के खिलाफ नॉन वायलेंट रेजिस्टेंस की वकालत की। उनके नेतृत्व में स्वतंत्रता संग्राम ने एक नई दिशा और ऊर्जा प्राप्त की। आजादी की लड़ाई 1947 में इंडिया की आजादी के साथ खत्म हुई, लेकिन बिना कीमत चुकाए नहीं। विभाजन ने देश को 2 हिस्सों में बांट दिया और लाखों लोगों को विस्थापित कर दिया। इंडिया और पाकिस्तान के विभाजन ने वाइड स्प्रेड वायलेंस और डिस्प्लेसमेंट को जन्म दिया। इस विभाजन ने दोनों देशों के बीच गहरे घाव छोड़े, जो आज भी महसूस किए जाते हैं। ब्रिटिश राज ने एक कॉम्प्लेक्स लेगेसी छोड़ी। इसने भारत के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक ढांचे को हमेशा के लिए बदल दिया। हालांकि इसने कुछ मॉडर्न इंस्टीट्यूशंस और इंफ्रास्ट्रक्चर इंट्रोड्यूस किए, जैसे रेलवे, डाक व्यवस्था और शिक्षा संस्थान, लेकिन इसके पीछे छिपे उद्देश्य हमेशा ब्रिटिश हितों को साधने के थे। लेकिन इसने इंडिया को गरीबी, अशिक्षा और कम्युनल टेंशन्स की चुनौतियों से भी जूझने के लिए छोड़ दिया। ब्रिटिश शासन के दौरान हुए शोषण और अन्याय के परिणाम स्वरूप भारत को स्वतंत्रता के बाद भी कई समस्याओं का सामना करना पड़ा। कॉलोनियलिज्म के स्कार्स इंडिया के पॉलिटिकल और सोशल लैंडस्केप को शेप करते रहते हैं। आज भी भारत के कई हिस्सों में ब्रिटिश शासन के प्रभाव को देखा जा सकता है, जो हमें उस समय की याद दिलाते हैं। सेक्शन 5, आखिरकार आजाद इंडिया अपना रास्ता खुद चुनता है। 15 अगस्त 1947 इंडिया के लिए एक नई सुबह थी। यह वह दिन था जब देश ने अपनी स्वतंत्रता की घोषणा की और एक नए युग की शुरुआत की। सदियों के फॉरेन रूल के बाद देश ने आखिरकार अपनी मेहनत से मिली आजादी हासिल की। ये एक लंबी और कठिन यात्रा थी, जिसमें अनगिनत बलिदान और संघर्ष शामिल थे। जवाहरलाल नेहरू, इंडिया के पहले प्रधानमंत्री, ने एक अरब दिलों की एस्पिरेशंस को एलोक्वेंटली एक्सप्रेस किया जब उन्होंने कहा, आधी रात के समय जब दुनिया सो रही होगी, इंडिया जीवन और आजादी के लिए जाग जाएगा। यह भाषण एक प्रेरणा स्रोत बन गया।
जिसने देश को एकजुट किया। आगे का रास्ता चुनौतियों से भरा था। विभाजन ने देश को 2 हिस्सों में बांट दिया, जिससे लाखों लोग बेघर हो गए और हिंसा का शिकार हुए। विभाजन का ट्रॉमा, एक देश के रीबिल्डिंग का काम और लाखों लोगों को गरीबी से ऊपर उठाने की जरूरत डॉन्टिंग टास्क्स थे। लेकिन इन चुनौतियों के बावजूद देश ने एकजुट होकर आगे बढ़ने का संकल्प लिया। फिर भी इंडिया ने डिटर्मिनेशन के साथ अपने सफर की शुरुआत की। लोगों ने मिलकर काम किया और एक नए राष्ट्र के निर्माण के लिए अपने प्रयासों को समर्पित किया। इसने एक डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन अपनाया जो सभी सिटीजन्स को फंडामेंटल राइट्स की गारंटी देता है। यह संविधान देश की विविधता और एकता को प्रतिबिंबित करता है। आजादी के बाद के शुरुआती दशकों में इंडिया ने नेशन बिल्डिंग पर फोकस किया। यह एक समय था जब देश ने अपने बुनियादी ढांचे और शिक्षा प्रणाली को मजबूत करने के लिए कड़ी मेहनत की। नेहरू के सोशलिस्ट इंस्पायर्ड इकोनॉमी के विजन में पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस की स्थापना और इंफ्रास्ट्रक्चर और एजुकेशन में इन्वेस्टमेंट्स को बढ़ावा दिया। यह दृष्टिकोण देश के आर्थिक विकास के लिए महत्वपूर्ण साबित हुआ। अग्रेरियन डिस्ट्रेस को एड्रेस करने के लिए लैंड रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस किए गए। इन सुधारों ने किसानों की स्थिति को सुधारने और ग्रामीण क्षेत्रों के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इंडिया की फॉरेन पॉलिसी नॉन अलाइनमेंट और पीसफुल कोएग्जिस्टेंस के सिद्धांतों द्वारा गाइडेड थी। इसने देश को एक स्वतंत्र और तटस्थ स्थिति बनाए रखने में मदद की। इसने संयुक्त राष्ट्र में एक एक्टिव रोल निभाया और डिकोलोनाइजेशन और डिसआर्मामेंट की वकालत की। इंडिया ने ग्लोबल पीस और स्टेबिलिटी में महत्वपूर्ण योगदान दिया। दुनिया ने एक नए आजाद देश का उदय देखा जो अपनी पहचान में कॉन्फिडेंट था और ग्लोबल स्टेज पर अपनी छाप छोड़ने के लिए डिटरमिन्ड था। इंडिया ने अपनी स्वतंत्रता के बाद से एक लंबा सफर तय किया है और आज यह एक मजबूत और प्रगतिशील राष्ट्र के रूप में उभर रहा है।